कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल पढ़ रहे थे कि पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इज इट राइट? ओके। तो एवरेज एक्सेलरेशन का डिफिनेशन रहेगा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। करेक्ट ना? और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो फिर से सेम स्टोरी। एक कुछ b इक्वल टू लैम्डा इंटू ए के जैसा नजर आएगा। करेक्ट ना? इसका मतलब है कि एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में रहेगा। इट राइट? इट इज जस्ट लाइक वेक्टर में जो हम लोग पढ़े थे b इक्वल टू लैम्डा इंटू ए के जैसा हो गया। ठीक है? इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ v या डेल्टा v? डेल्टा v। समझ गए? तो क्या दोबारा ये बात रिपीट करने का है कि दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो गया था, इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर सेम रहेगा? ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर सेम रहेगा, राइट? नाउ एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू v2 माइनस v1। ईशानी भुइयां ज्वाइन किए हुए हैं? आकांक्षा भारद्वाज क्लास कॉन्स्टेंटली एकदम कर रहे हैं ना? कोई भी क्लास मिसिंग तो नहीं जा रहा है? ठीक है। तो क्या डेल्टा वी को v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 लिख सकते हैं? तो अब बताएं ये v1 किस टाइम का है? सर v1 है टाइम t1 का, राइट? अब v2 किस टाइम का है? t2। तो एक्चुअल में कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन होता है कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो यहाँ पे वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी लेंगे, जो कि रॉन्ग बात है। आप खुद बताइए v2 किसी दो टाइम इंटरवल के बीच का वेलोसिटी है या एट टाइम t2 है? इसका मतलब यहाँ पे जो v1 और v2 मिलेगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, राइट? इस फार्मूला में v1 and v2 are instantaneous velocity। करेक्ट ना? v1 and v2 are instantaneous velocity at time t1 and t2 respectively। करेक्ट एवरीवन? तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको वेलोसिटी का कौन सा एक्सप्रेशन चाहिए? वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए? इसका मतलब जब तक सर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन नहीं मेरे हाथ में रहेगा तब तक मुझसे एवरेज एक्सेलरेशन नहीं निकल पाएगा, राइट?
इसलिए आप लोग भूल नहीं जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, फॉर फाइंडिंग द एवरेज एक्सेलरेशन बी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इज इट राइट। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, डू इट फास्ट। किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में, करेक्ट ना। यहां तक आइए। तो बताइए, आई को आई के साथ कर लें, तो आई को आई के साथ कीजिएगा तो क्या लिखिएगा सर, डेल्टा वी एक्स, करेक्ट। v2x माइनस v1x मतलब डेल्टा वी एक्स आई कैप। आप लोग समझ पाएंगे ना स्टूडेंट, मैंने आई को आई के साथ कर लिया तो होगा रहेगा v2x माइनस v1x। अब v2x माइनस v1x क्या है, चेंज इन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, राइट, चेंज ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, करेक्ट। डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू, तो अब यहां पे एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप, डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे कैप, अब प्लस डेल्टा वी जेड बाई डेल्टा टी के कैप। यहां तक नजर आ रहा है। हो गया। अब जो मैं फिजिक्स की क्लास में प्रॉब्लम बोर्ड पे लूँगा, उस थ्योरी को आप जो भी मर्जी है अगर दोबारा फेयर करते हैं देन फाइन, अगर पढ़ाया हुआ थ्योरी को अगर एक बार और लिखते हैं तब तो सबसे बेस्ट है, बेस्ट में बेस्ट। मतलब ये बिल्कुल मेरा तरीका था कि मैं अपने टीचर को पढ़ाया चीज़ों को दोबारा एक बार फेयर करता था और उसमें अपना भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करते थे। लेकिन अगर टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, तो कम से कम जो प्रॉब्लम बोर्ड पे लेता हूँ उस प्रॉब्लम को दोबारा देख देख कर ही एक बार बनाइएगा रफ में, ठीक है। उससे क्या होगा कि जितना भी उस प्रॉब्लम में मैंने फिजिक्स सिखाया उस सारा बात दोबारा आपके दिमाग में एक बार सेट कर जाएगा। एक बार पढ़ने से नहीं होता है स्टूडेंट, आपको इन सब चीज़ों को सो मेनी टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। अब देखिए, तो एवरेज एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा सर, डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी रहेगा, राइट। एवरेज एक्सेलरेशन का बाई कंपोनेंट क्या रहेगा, डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी रहेगा। और एवरेज एक्सेलरेशन का जेड कंपोनेंट क्या रहेगा, डेल्टा वी जेड बाई डेल्टा टी रहेगा, ये राइट। यहां तक आइए। इफ Vz इज कांस्टेंट, अगर Vz कांस्टेंट है, लेट अस सपोज, तो Az क्या मिलेगा, 0। क्यों सर, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का चेंज तो 0 ही दिखेगा।
इसका मतलब यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से सर मैंने सीखा कि वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में वेलोसिटी का जो भी कंपोनेंट टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल पोजीशन वेक्टर का जैसा बोल दिया। वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में वेलोसिटी का जो भी कंपोनेंट टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, उस कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन का भी वो कंपोनेंट, उस कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0। इज इट राइट? इसका मतलब इफ एनी कंपोनेंट, यहां से कंक्लूजन, यहां से मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऑलवेज VZ ही कांस्टेंट रहेगा, लेकिन समझाने के लिए इफ यहां से जनरलाइज कर रहा हूं, इफ एनी कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट? इफ एनी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, if any component of velocity vector is constant with time, then corresponding to that component, component of acceleration vector must be equal to 0। ये स्टेटमेंट मैंने एवरेज एक्सेलरेशन के लिए इंस्टेंटेनियस के लिए दिया या जनरलाइज कर दिया? जनरलाइज एक्सेलरेशन क्लिक की है, इसलिए यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन नहीं लिखा, समझे? मतलब दिस इज वैलिड फॉर बोथ सिचुएशन, चाहे एवरेज एक्सेलरेशन का बात हो या इंस्टेंटेनियस का, राइट? चलिए, तो ले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट? तो सर टाइम इंटरवल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, राइट? नाउ इट बिकम्स dt, तो क्या डायरेक्टली dv/dt कर दें? इसका मतलब वेलोसिटी को किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और यहाँ से आपने क्या सीखा? सर मैंने तो सीखा ये कि वेक्टर क्वांटिटी को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, नहीं? जैसे स्केलर क्वांटिटी को x के पावर n को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? वेक्टर क्वांटिटी को, करेक्ट? इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन दोनों का हो सकता है, करेक्ट? चलिए और यहाँ पे जो v रहेगा वो कौन सा v रहेगा? एवरेज वाला v या इंस्टेंटेनियस वाला? सर एवरेज वाला लेंगे तो 2 टाइम इंटरवल के बीच रहेगा, राइट? लाइक 2 सेकेंड और 4 सेकेंड, तो सर उसमें तो जो पुट कर देंगे तो उसमें तो t नज़र ही नहीं आएगा, तो ऐसे भी कॉमन सेंस की बात है। इसलिए यहाँ पे जो है ये जो v है वो मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, राइट? देखिए पढ़ाई अगर मानिएगा तो 2 चीज़ों से होता है। एक तो है कि बहुत इंटरेस्ट, शौक, और एक होता है जुनून, पागलपन, एक होता है ज्वेलस।
अच्छा वो पढ़ रहा है मेरा फ्रेंड, उससे ज़्यादा नंबर लाना है। और दूसरा होता है कमी। और आज के जनरेशन में ये ऑलवेज कह सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना कि सोचते हैं कि आज काम करें, अभी पढ़े तो कल से ही इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए। भाई बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। लेकिन जो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं उसका जब रिजल्ट बैक होता है तो समटाइम्स अगर पीछे मुड़ के देखिएगा तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप इतना शायद सोचे भी नहीं थे कि हाँ इसका फ़ायदा मुझे लॉन्ग वे में इतना कुछ मिलने वाला था। ये मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद के लिए भी सोचता हूँ। मतलब बस एक IIT के नाम सुने थे, मुझे नहीं पता था कि IIT कितना बड़ा चीज़ है गांव में रहकर, बट उसका जो इफ़ेक्ट रहा, एक तो पहला सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है कि बहुत अंदर में सेटिस्फाई रहता हूँ। IIT कर लिया था, IITian हूँ। हालांकि अब वो बहुत पुराना स्टोरी हो गया, आज से 17-18 साल हो गया अब, बट फिर भी होगा एक अंदर से एक अजीब सा कॉन्फिडेंस देते रहता है, सेटिस्फैक्शन लाइफ का। दूसरा है कि नहीं भी IIT करते तो पढ़ा सकते थे, लेकिन अब जो पढ़ाते हैं उसमें कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को लगे नहीं सर ने भी तो क्रैक किया है, यही तो करना है, 10 बुक बनाकर ही तो करना है, दुनिया भर को किताब नहीं चाहिए। इसलिए मन नहीं भी लगता है तो लगाइए। पता नहीं सर मन नहीं लगता है क्या किया जाए। बहुत सारा अभी 10th के बाद 11th में आए होंगे तो कोई सोच रहे होंगे गलती से साइंस ले लिया, कहाँ फंस गया। ये भी कभी कभी ख्याल आता है, इतना हेक्टिक हो गया लाइफ, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। बट ये आपका नहीं, सबका है, होता है। ये 2 साल अपने आप को संभालिए, बहुत फ्लाई कीजिएगा लाइफ में आगे। एनीवे, तो A इक्वल टू, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए आई जे के को बाहर रख दिया, क्योंकि सर ऑल आई जे के आर कांस्टेंट क्वांटिटी, तो उसको डिफ्रेंसिएशन से बाहर रखते हैं। अब जो मिला आई का कोफिशिएंट, वो क्या मिलेगा सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का एक्स कंपोनेंट। मतलब वी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए एक्स मिल जाएगा, राइट। अब वी वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए वाई मिल जाएगा, और वी जेड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए जेड मिल जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि आपका वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में अगर वी जेड कॉन्स्टेंट रहता तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0। इसका तो क्या ए स्टेटमेंट यहाँ भी सूट कर जाएगा? ए स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ के लिए था, इस बॉक्स के लिए था, ए स्टेटमेंट इस बॉक्स के लिए है, या दोनों जगह पे काम में आ गया? इसका मतलब आज के बाद वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में वेलोसिटी का जो भी कंपोनेंट टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट ना, उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट, अगर वी जेड कॉन्स्टेंट है तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग एक्सेलरेशन कंपोनेंट ए जेड, उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट में भी नहीं, मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट। यहां तक हो गया। एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में मोशन यूनिफॉर्म है, मतलब उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, ओके। इसका मतलब मोशन को यूनिफॉर्म होने के लिए एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, अगर वी जेड कॉन्स्टेंट है मतलब ए जेड 0, करेक्ट। तो इसका मतलब इसका हम लोग क्या बोलेंगे, वी जेड इज यूनिफॉर्म, करेक्ट, मतलब कांस्टेंट। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं जेड मोशन इज इन द जेड डायरेक्शन मोशन इज यूनिफॉर्म, जेड मोशन इज यूनिफॉर्म। एक मिनट मैं पूरा पहले पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आप अपना डाउट दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसको हटाएं।
लिखिए ना। किसी चैप्टर में मेरा थ्योरी पढ़ाने के बाद आप कोई भी बुक नहीं भी फॉलो करते हैं, आई विल एश्योर यू कि मेरा थ्योरी मच मच मोर रहेगा। कहीं से नहीं भी देखते और मेरा नोटबुक भी, क्लास नोट्स भी बार बार देखते हैं, सफिशिएंट रहेगा। ठीक है। मतलब एक मन में कभी कभी स्टूडेंट शंका होता है कि पता नहीं सर ने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, ऐसा होता है। बट जब पढ़ाते रहते हैं तो हम लोग को कब तो पढ़ाने से पहले 5 मिनट में पढ़ के आता हूँ। आपको क्लास लेने से पहले मैं 10 मिनट कम से कम रीडिंग करता हूँ कि आज मुझे क्या एक्टिंग करना है, क्या क्या बोलना है, क्या क्या पढ़ाना है, कहाँ तक जाना है। प्रॉपर सीक्वेंस बना हुआ है। अब देखिए एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। v इक्वल टू टी स्क्वायर आई प्लस 2tj प्लस 4k, ठीक है ना। यहां देखिए आपका वेलोसिटी। अब यहाँ पे कोई पूछेगा टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है, मतलब मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। क्या है यहाँ पे, तो सर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे नहीं है। कोई पूछा क्यों, बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ टाइम, करेक्ट ना। विथ टाइम, बट ओवरऑल मोशन है नॉन यूनिफॉर्म। बट इस मोशन ये 3 डायमेंशनल मोशन है। पार्टिकल का vx भी है, vy भी और vz भी है, राइट। बट इसमें से 1 डायरेक्शन मोशन लेकिन यूनिफॉर्म है। ओवरऑल मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, राइट। बट इसमें से बोली तो इन तीनों में से कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट है। यस, इसका मतलब सर ओवरऑल पूछिएगा, ओवरऑल मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म बट मोशन along which direction is uniform, but motion along z axis is uniform, करेक्ट। किसी को डाउट यहां पे, हाँ बोलिए। यस, तब ओवरऑल तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना, फिर वो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, राइट। हम लोग तो यहाँ इसको देखेंगे, हम लोग इसलिए मैं एग्जाम्पल ले लिया था। तो देखिए यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है। मान लेते हैं कि आपके अकॉर्डिंग एक ले लेते हैं ti प्लस 2j प्लस 3k, करेक्ट। इस वेलोसिटी को आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलिएगा या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलिएगा, तो चेंज हो रहा है, राइट। बट इसका नॉन यूनिफॉर्म होने के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, दिस वन, राइट। तो ये तो हो गया कि सर वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, मतलब ओवरऑल मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, ओवरऑल मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। बट इसमें से 2 मोशन यूनिफॉर्म है, राइट। कौन कौन सा, बाई मोशन इज यूनिफॉर्म एंड जेड मोशन इज ऑल्सो यूनिफॉर्म, करेक्ट। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। चलिए लिख लीजिए यहां तक। हो गया ना। ठीक,
देखिए इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा फाइंड ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब एक्सप्रेशन की, इसका मतलब है कि इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन पूछ रहा हूँ, राइट, एट एनी टाइम टी। इसका मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन एट एनी टाइम टी, इज इट राइट? सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड ए एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। अलग अलग टाइम पे पूछे हैं, राइट? बट ये अलग अलग टाइम पे तभी मिलेगा ना जब आपको इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन आपके हाथ में रहेगा, करेक्ट? फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ए इक्वल टू क्या करेंगे स्टूडेंट? सर dv बाई dt करेंगे। बहुत बढ़िया से लिखिएगा, dv बाई dt, राइट? टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा? तो क्या लिख दें? 2ti, और 2t का डिफ्रेंसिएशन 2, यस, और 6k का डिफ्रेंसिएशन 0। ठीक है ना? ए तो मिल गया एक्सेलरेशन। सेकेंड क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट? ए टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन आपको मिला है इसमें आप किसी भी टाइम पे आप निकाल सकते हैं, करेक्ट? अब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछेंगे तो इसमें t इक्वल टू 1 सेकेंड जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे 1 सेकेंड पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा? 2 × 1i प्लस 2j, राइट? मतलब कितना? 2i कैप प्लस 2j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो निकाल सकते हैं। ये निकल गया तो मैग्नीट्यूड और किस क्वाड्रेंट में है नहीं पता चल जाएगा आपको। ये किस क्वाड्रेंट में है वेक्टर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मतलब ए देने के बाद सर इसका मैग्नीट्यूड भी पूछेगा तो मुझसे मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, राइट? इवन की एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछेगा तो बता दूंगा, राइट? ये तो नजर ही आ रहा है सर 45 डिग्री। उसके बाद a इक्वल टू टी इक्वल टू 3 सेकेंड, तो जहाँ जहाँ पे t है उसमें 3 पुट कर दीजिए, तो 2 × 3 i कैप अब प्लस 2j 6 2j कैप। और कुछ नहीं दिया हुआ तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते रहेंगे, ऐसा सिस्टम है, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन क्या है वहाँ पे लिखिए। यस, तो थर्ड क्वेश्चन है 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेशन। तो एवरेज एक्सेशन के लिए v2 माइनस v1 और डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। यहाँ पे v2 किस टाइम का है? 3 सेकेंड का, राइट? फाइनल वेलोसिटी ना, तो कितना हो जाएगा 3 सेकेंड का? आपके सामने है 6i प्लस 2j कैप, करेक्ट? ओ सॉरी 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 सॉरी, वहाँ देखिए v2 ए इसमें नहीं करेंगे भाई, v2 पूछ रहे हैं हम लोग, गलती कर दिए। ए वाला हमको v2 निकालना है ना, तो v के एक्सप्रेशन t इक्वल 3 सेकेंड पुट करेंगे। आप लोग भी यस सर बोल रहे थे। v2 एट 3 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन वाला एक्सप्रेशन पुट करेंगे टाइम या वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन में? देन निकालना है v2, अब पुट कर निकाल रहे हैं a2, राइट? बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था? टी स्क्वायर आई मतलब 3 स्क्वायर आई अब प्लस
2tj प्लस 6k, कितना हो जाएगा एवरीवन? 9i प्लस 6j प्लस 6k। समझ गए? एग्जाम में भी तो ऐसा ही होता है, 2 + 2 = 5। एग्जाम हॉल में एक्चुअल में होता है, बाहर निकल के नहीं करता, गलती से मिस हो गया, सिली मिस्टेक, बड़ा डेंजर होता है। v1 कितना, t = 2 सेकंड का कितना होगा? 2 सेकंड पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर i प्लस 2 × 2j प्लस 6k, हाउ मच? 4i प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो v2 और v1 पता चल गया, बस यहाँ पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा पुट करने से? 9i प्लस 6j प्लस, मुझे तो सब लिखना पड़ेगा ना स्टूडेंट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि किसी कारण से क्लास आज नहीं कर रहे हों, या ये सब दिमाग में चलते हुए 3 - 2 अब कितना हो जाएगा? तो 5i कैप प्लस 2j मीटर/सेकंड², करेक्ट ना? ये था एवरेज, ये था, दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, मतलब ये 2 इंटरवल के बीच का बात हुआ, राइट? तो क्या वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो एक्सेलरेशन चाहे इंस्टेंटेनियस हो या एवरेज हो, निकाल पाएंगे? चलिए, हो गया ना यहाँ तक? ठीक है। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल डेरिवेटिव, नहीं? ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डबल डेरिवेटिव का कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार डिफरेंशिएट किए और फिर से दोबारा उसको डिफरेंशिएट कर दिए, राइट? तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी किसको डिफरेंशिएट किए? इसका मतलब x को डिफरेंशिएट किया, राइट? और ये जो मिला उसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिए, नहीं? ये जो यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और जो इसको है फर्स्ट, और इसी को दोबारा फिर से डिफरेंशिएट कर दिए, तो क्या बोलिएगा? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम, राइट? मतलब सर कहने का मतलब है d2xy/dt² ऐसे है, नहीं? ए और ए डिफरेंट है या एक ही बात हुआ? एक ही बात हुआ। चलिए यहाँ तक आइए, लिखिए, कहीं पे कुछ काम में आएगा। हो गया ना? अब जिनके लिए फर्स्ट टाइम है वो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ इसको ये पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं बाद में देखेंगे, बस अभी ऐसे इसको ऐसे पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है कि एक बार एक्स को इस ब्रैकेट के अंदर जो है उसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन, अब फिर से उसको डिफरेंशिएट कर दे, उसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ऑब्जेक्टिव यहाँ देखिए,
ध्यान से देखिएगा, डीवी बाई डी टी क्या था? अब भी के बदले क्या डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं कल के क्लास के बेसिस पे? और इसी को ऐसे लिख सकते हैं, तो ए इक्वल टू ए बात और ए इक्वल टू ए बात अलग बात या सेम बात? सर भी के बदले ही तो पुट कर दिए, राइट? ए जो मैंने पुट किया डी आर बाई डी टी, ए वाला पार्ट वो तो भी के बदले ही पुट किया। इसका मतलब ओके, सारा पिक्चर क्लियर हो गया सर। आर को फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी मिलेगा, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए पे पहुंच जाएंगे, राइट? ये तो आर से ए तक जाने का रास्ता दिखा दिया, राइट? आर का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वहां से एक्सेलरेशन पे आना है, तो सबसे पहले भी पे आना पड़ेगा, राइट? इसका मतलब पोजीशन वेक्टर को कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा? 2 बार। और 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो कहां पे जाकर रुक जाइएगा? वेलोसिटी पे। वो मैं समझते रहूँगा, आप वेलोसिटी बोलने से पहले कल के क्लास में बोला था ना कि एक बार अब वेलोसिटी बोलने से हम लोग समझ जाएंगे, एवरेज बोलना रहेगा तो एवरेज लगाएंगे, राइट? ओके, अब ये नहीं पूछना है कि सर 2 बार तो कर दिया, मन में इच्छा हो रहा है कि एक बार और करेंगे तो क्या मिल जाएगा। वो हम लोग का अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसे मैं बोल देता हूँ। बोलिए तो ऐसे आप लोग थोड़ा गेस कीजिए तो एक इसका आंसर है। हाँ सर, वेरी गुड श्रेष्ठ। एक्सलेशन अगर टाइम के साथ चेंज होता है, जैसे देखते हैं कभी कभी रास्ता में ऊबड़ खाबड़ रास्ता है तो हम लोग बोलते हैं बहुत जर्किंग है, राइट? लेमन लैंग्वेज में कितना ख़राब रोड है, इतना जर्किंग है। एक्चुअली हो क्या रहा है उसमें भाई, इतना टाइम के साथ फोर्स चेंज हो रहा है, राइट? अब फोर्स इज द मेन वजह ऑफ एक्सेलेरेशन। एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है। अब फोर्स अगर टाइम के साथ चेंज होगा मतलब एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज होगा, तो क्या दिखेगा? जर्क दिखेगा, राइट? देखते हैं कोई भारी मशीन चलते रहता है तो बिल्कुल कांपते रहता है, कंपन, वाइब्रेशन, इट इज द जर्क, ठीक है? अब एक इंटरेस्टिंग इवेंट बता रहा हूँ, हम लोग 2 मिनट टाइम लूँगा, सुन लीजिए। जर्क का कहानी पे याद आ गया। हम लोग 4th ईयर में एक सब मैकेनिकल है ना, मैकेनिकल आदमी हैं तो मशीनरी का पढ़ना ही था। और पूरे इंडिया में जो वाइब्रेशन पे मतलब बड़ा बड़ा जो कंपनी में वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए जो इंजीनियर आते हैं उनका पर आवर कॉस्ट इनकम लाखों में रहता है। तो 10% वाइब्रेशन को कंट्रोल करके चले गए, मतलब कम मशीन का एफिशिएंसी बढ़ गया। तो वो सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट में 50 मार्क्स का वो पेपर था, हाईएस्ट 5 आया था पूरे बैच का, और जिसका 0 था वो भी पास हो गया था। तो सर ऐसा कमाल क्यों हो गया? तो उसका सॉल्यूशन जो करना था उसका इतना मतलब 4-5 टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट करना पड़ता था, और उसको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, और उसका सॉल्यूशन 4-4 पेज में जाता था। तो अब इसलिए आधा जाते जाते आप भूल जाइएगा या कुछ छूट जाएगा। तो उसमें असाइनमेंट होता है ना, कभी कभी लग रहा है कि पेपर बहुत टफ है, तो टीचर क्या करते हैं वहाँ पे असाइनमेंट का भी वेटेज रहता है आईआईटी में, तो वो असाइनमेंट का वेटेज से भी बहुत लोग पास हो गए। तो ऐसा है। तो बट ये अभी थोड़ा बहुत इस पर प्रॉब्लम है, बट हम लोग का सिलेबस से बाहर का एक चीज़ है, इसलिए उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आप इतना ही जानिए कि आर को मतलब ए और ए एक ही बात है, तो आर का फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भी मिलेगा, और पोजीशन वेक्टर का डबल डिफरेंशिएशन, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर गिव्स एक्सेलरेशन, राइट? ओके, ax इक्वल टू क्या लिखते हैं? dt, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट vx के बदले कल क्या दिखाया था? dx बाई dt ना। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d2x बाई dt स्क्वायर? इसका मतलब x का डबल डेरिवेटिव गिव्स ax,
एक्स का डबल डिफ्रेंसिएशन गिव्स एक्स, और एक्स का फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन गिव्स वी एक्स, राइट। याद रखिएगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस फॉर्मेट में बहुत काम करना रहता है, कुछ सोचकर ही यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है सर अभी तो रिक्वायरमेंट है नहीं, बट आगे के क्लास में हो सकता है कि एक्स के बदले मैं ऐसे लिखूँ, तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं कि कहाँ से आ गया 7वां 8वां आश्चर्य, यही ए और ए सेम ही है, ठीक है। वैसे ही ए बाई के लिए क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी, मतलब डी टू बाई डी टी स्क्वायर, करेक्ट। सिमिलरली ए जेड इक्वल टू डी वी जेड बाई, लिखते जाइएगा, डी वाई डी टी, यहाँ पे डी जेड बाई डी टी, करेक्ट। इसको लिखेंगे डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर, इज इट राइट, लिख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि r एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब r का एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ है, करेक्ट ना, r का एक्सप्रेशन हम लोग को पता है, और r से v पे आना है, पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी वेक्टर पे आना है, तो मैथमेटिक्स का कौन सा टर्म का यूज करेंगे सर, डी आर बाई डी टी कर देंगे, करेक्ट। अब v से a पे जाना है तो डी वी बाई, हाँ वो तो इसका ना, लेकिन यहाँ से आगे तो इसको, अब इसके टर्म में अगर बोलेंगे तो डी वी बाई, तो क्या रास्ता दिख गया, आर दिया रहेगा तो क्या यहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। इसका मतलब क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर देकर, क्या देकर, पोजीशन वेक्टर देकर अगर एक्सेलरेशन वेक्टर पूछेंगे तो पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी पे आएंगे, अगेन उसे डिफरेंशिएट करेंगे, तब एक्सेलरेशन पे आएंगे, राइट। ये मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का बात किया हूँ, ठीक है। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर देकर अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे आना है तो बी यूज द मैथमेटिकल टूल दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो सर इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि एक्सेलरेशन देकर वेलोसिटी पूछे या वेलोसिटी देकर आर पूछे, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा वाला यूज कर देंगे जिसका नाम इंटीग्रेशन है, सिखाएंगे आपको। अभी इस रास्ते पे रहिए, ठीक है, जाने वाला रास्ते पे थोड़ा देर के बाद जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आने का रास्ता क्लियर है, ठीक है। x दिया हुआ है और x पे आना है, क्या करेंगे सर, पहले vx पे आएंगे और फिर अगेन vx को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब ax पे आ जाएंगे, राइट। लिख लीजिए, तीनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फर्स्ट, आप सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करूं, ट्राई करेंगे, ठीक है।
आंसर आ गया एवरीवन? मतलब आपको ये निकालने के लिए तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना पड़ा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, राइट? dr/dt कितना है इसका डिफ्रेंसिएशन स्टूडेंट? 3 5 k। वेरी गुड। अब इसमें t इक्वल टू कितना सेकंड पुट कीजिए? 1 सेकंड ना, तो कितना हो जाएगा? 3i + 4। समटाइम्स इसका मैग्नीट्यूड भी पूछेंगे, तो मैग्नीट्यूड ये निकालने के बाद मैग्नीट्यूड नहीं निकल जाएगा? ओके। उसके बाद एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, राइट? तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, करेक्ट ना? जो भी मिला है उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो भी कितना हो जाएगा? अब प्लस, तो भाई तो यहाँ से ही पता चल गया था सर, ये देखते ही कि इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट? पहला बार डिफ्रेंशिएट करने से कांस्टेंट बन जाएगा, करेक्ट ना? और t इक्वल टू कितना टाइम पे निकालना है सेकंड क्वेश्चन के लिए? तो इसमें 2 सेकंड पुट कर दीजिए, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12/मीटर। वेरी गुड। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में है सर एवरेज एक्सेलरेशन, फार्मूला नहीं भूलना है, v2 - v1 / t2 - t1, ठीक है? इसका मतलब अब आपको v2 निकालना है, तो v2 कितना v2 किसको बोल रहे हैं? 3 सेकंड वाले को, नहीं? तो 3 सेकंड कहाँ पुट करें सर? यहाँ पुट करना पड़ेगा, राइट? तो कितना हो जाएगा? v2 का मतलब क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो किसी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए किसी भी मोमेंट का वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए होगा, तो इसमें कितना हो जाएगा? 27 + 12j कैप + 5k कैप। अब v1 कितने टाइम का था? 0 सेकंड का। कितना हो जाएगा? 5k। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहेगा भाई? तो सर माइनस कर लीजिए, v2 - v1 / t2 - t1। तो v2 - v1 कितना? v2 - v1 / t2 - t1 करेंगे तो सर दिस माइनस दिस करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 27i + 12j और / 3 - 0, करेक्ट ना? तो एवरेज एक्सटेंशन के लिए 9i + 4j। कौन कौन किनका किनका यहाँ तक आंसर आ गया है? इसका मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो चाहे सर अब यहाँ इस टाइप ये दिया रहेगा तो इस देने के बाद मुझसे एवरेज वेलोसिटी पूछिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछिए, एवरेज एक्सेलरेशन पूछे या इंस्टेंटेनियस, सब निकल जाएगा ना एवरीवन? चलिए इसको हटाएं। ओके एवरीवन,
अगर ए का एक्सप्रेशन गिवन है, मतलब ए गिवन नहीं है, ए का एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, मतलब इस ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है, ए पता है और मुझे आना है भी पे, आर से भी पे जा रहा था, भी से ए पे आ रहे थे, उसका उल्टा क्या होगा कि ए से चलें भी पे आए, उल्टा तो ही होगा ना, ए से चलकर कहाँ से आए, भी पे आए, भी से वापस कहाँ पे आए, आर पे, राइट। अब ए हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अब इसमें दो बात स्टूडेंट, ए दिया रहेगा तो इसमें दो केस, या तो ए वेरिएबल रहेगा, करेक्ट, ठीक है ना, और नहीं तो ए कांस्टेंट रहेगा। तो ए वेरिएबल रहेगा वो आपको पता चल जाएगा, उसमें ए के अंदर वेरिएबल टाइम रहेगा, ए का एक्सप्रेशन दिया रहेगा, तो वहाँ से आपको पता नहीं चल जाएगा कि कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ए का एक्सप्रेशन से तो आप डिसाइड कर पाएंगे, इसका मतलब एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो उसमें दो केस रहेगा, या तो ए कांस्टेंट रहेगा नहीं तो ए वेरिएबल रहेगा, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट ए के लिए लिखते क्या थे, जरा बोलिए तो, बनाने का तरीका सीखिएगा, डी वी बाई डी टी। तो डी वी के लिए क्या लिखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए डी टी। तो डी वी इक्वल टू हो गया ए डी टी। चीज़ों को समझिए पहले, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। अब इसका मतलब है कि सर यहाँ पे एक्सलेरेशन से वेलोसिटी पे आना है तो इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, राइट। और इंटीग्रेशन करने का वन ऑफ द तरीका ये है, करेक्ट ना, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, एकदम आराम से। क्योंकि सबसे बड़ा समस्या यह है कि हम लोग, मुझे भी तो पता है कि आप लोग यू आर ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर व्हाट, कि एक कब आता है, नहीं भी इक्वल टू प्लस ए टी आ नहीं रहा है, रेस्ट एंड मोशन स्टार्ट हो गया, ये आएगा। बट पहले हम लोग मेन थीम को पकड़ते हैं, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, देन डी वी इक्वल टू ए डी टी, करेक्ट। और डी वी को इंटीग्रेट करेंगे, इसका मतलब दोनों तरफ वी आर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सिर्फ एक ही तरफ इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए को इंटीग्रेशन के अंदर ही रखा जाए या बाहर लाया जाए। सर ये बात इट इज़ वेरी मच डिपेंड्स ऑन कि मेरा ए कांस्टेंट है या वेरिएबल है, राइट। अगर ए कांस्टेंट रहेगा देन वी कैन टेक आउट साइड द वी कैन टेक आउट एक्सेलरेशन टर्म आउटसाइड द इंटीग्रेशन, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं, करेक्ट ना। लेकिन अगर ए वेरिएबल रहेगा तो क्या इसको बाहर ला पाएंगे या अंदर रखकर ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अंदर रखकर हैं। किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी को हम लोग डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से बाहर नहीं लाते हैं, कम समझे, ऐसा मैथमेटिक्स का रूल है। तो सर ये इसका मतलब है कि मेन थीम है कि सर हम लोग को इंटीग्रेट करना था, ये बाहर आएगा या नहीं आएगा वो हम डिसाइड कर लेंगे ऑन द स्पॉट कि एक्सप्रेशन मेरा कांस्टेंट है या वेरिएबल है। कांस्टेंट अगर वेरिएबल रहेगा अंदर रखकर काम करेंगे, कांस्टेंट रहेगा बाहर ले आएंगे, करेक्ट। लेकिन अब यहां पे देखिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वी आर इंटीग्रेटिंग डीवी, तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, बोलिए भाई, डीवी का इंटीग्रेशन तो भी होगा, सिखाए तो थे, डीए का इंटीग्रेशन ए, डीएम का इंटीग्रेशन एम, करेक्ट। वैसे डीवी का इंटीग्रेशन भी, लेकिन इंटीग्रेशन कर रहे हैं और अगर लिमिट नहीं दिए तो उसको डिफिनिट बोलेंगे या इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि t इक्वल टू टी नॉट,
जब दिया एक्सेशन दिया रहेगा तो इस टाइप का प्रॉब्लम में एकदम मान के चलिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब अगर ऐसा फॉर्मेट में नहीं क्वेश्चन रहेगा मतलब क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अगर एक्सेलरेशन देकर आपसे वेलोसिटी पूछ रहे हैं या पोजीशन वेक्टर पूछ रहे हैं कि आफ्टर दिस टाइम पार्टिकल कहाँ रहेगा, या वेलोसिटी अगर पोजीशन वेक्टर का इन टर्म्स ऑफ टाइम, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ टाइम पूछ रहे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें एक्सेशन दिया रहेगा, अब वेलोसिटी और एक्सेशन पे आना है, तो उस टाइप का प्रॉब्लम में इनिशियल इन्फॉर्मेशन, इनिशियल कंडीशन डैम से दिया हो रहता है। मतलब सर व्हाट अबाउट इनिशियल कंडीशन? इनिशियल कंडीशन का मतलब इनिशियल टाइम दिया रहेगा, इनिशियल टाइम दिया रहेगा, तो इनिशियल टाइम क्या रहेगा? तो इनिशियल इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज टी इक्वल टू 0 ही हो इनिशियल टाइम? मैंने ऑब्जर्वेशन, काम शुरू हो गया था, मैंने ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया टी इक्वल टू 2 सेकंड से, तो वही मेरा इनिशियल टाइम रहेगा, राइट? और किसी इसका मतलब आपको इनिशियल टाइम भी दिया रहेगा और उस इनिशियल टाइम का मतलब कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन और उस टाइम का आपको वेलोसिटी भी दिया रहेगा और उस टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे है वो पोजीशन भी दिया रहेगा। एक जैसे मैं लैंग्वेज बना रहा हूँ, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन मतलब इनिशियल टाइम, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो कहाँ स्टार्ट किया मतलब वहाँ पे टी इक्वल 0 हो गया, करेक्ट? और रेस्ट से मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और कहाँ से? ओरिजिन से। तो इस बात, तो इसका मतलब समटाइम्स आपको लैंग्वेज में ही इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उस लैंग्वेज को डिकोड करना रहेगा, समझे? तो t इक्वल टू टी नॉट मतलब ये इनिशियल टाइम रहेगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे? टी नॉट से t, करेक्ट? टी नॉट से, और ये टी नॉट आपका मान लेते हैं जनरली ऐसे दिया जाता है 0 से t, बट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑलवेज 0 ही इनिशियल टाइम रहेगा, समटाइम्स t इक्वल टू 1 सेकेंड भी हो सकता है इनिशियल टाइम, ठीक है? बट जनरली हम लोग को मिलता है 0 से t। और यहाँ पे जो लेंगे, यहाँ पे कौन सा टाइम है? इनिशियल टाइम है, तो यहाँ पे इसी के करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है। अगर टाइम का लिमिट ले रहे हैं t इक्वल टू 0, क्या ले रहे हैं? t इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी भी किस यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ वेलोसिटी किस टाइम का पुट करेंगे? अगर इसका इनिशियल टाइम यस t इक्वल 0 का ही पुट करना है, ठीक है? और यहाँ पे तो सर आपने टाइम बताया नहीं, तो भाई यहाँ पे टाइम नहीं बता रहा है, यहाँ पे टाइम के वेरिएबल रख रहे हैं 0 से t। अगर यहाँ पे पार्टिकुलर टाइम बता देंगे तो क्या इसमें वेलोसिटी में मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल पाएगा या वेरिएबल रखना पड़ेगा? वेरिएबल। तो यहाँ से 0 से t, यहाँ पे u से v, समझे? करेक्ट? किसी को यहाँ पे डाउट? लिमिट लेने के लिए अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन लूंगा, पहले थ्योरी समझ लेते हैं। इसका मतलब है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि एक्सेलरेशन दिया रहेगा तो हम लोग पहले a इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिखेंगे, डी वी इक्वल टू ए डी टी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब v का इंटीग्रेशन, डी वी का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, ठीक है ना? और लोअर लिमिट क्या है? u, और अपर लिमिट क्या है स्टूडेंट? v, करेक्ट? और अभी मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बोलिए क्यों? सर अभी तो हम लोग को a का एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है ना, दैट्स वाई। जब अभी यहाँ पे अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि a को अंदर रखें या बाहर रखें, तो इसलिए ऐसे लिखे हैं, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले क्या पुट करेंगे? v, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में क्या देते हैं सर? माइनस। तो बोलिए एक्सेलरेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है? इफ वी आर इंटीग्रेटिंग एक्सेलरेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है एवरीवन? आप वेरी गुड। इसका दिस इक्वल टू v है या डेल्टा v है? डेल्टा v है। तो आज के बाद कोई पूछेगा एक्सेलरेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, देन वी गेट इज इट v या चेंज इन v? चेंज इन v, चेंज इन v बिटवीन विच टाइम? 0 से t के बीच का, राइट?
0 से t के बीच का, करेक्ट। अब होता है क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तो हम लोग वहाँ पे एक फ्लो चल रहा है, हम लोग लाइन बाय लाइन फार्मूला पे रुकते नहीं हैं, देखते ज़रूर हैं। समटाइम्स ऐसा नहीं रहता है कि आप उस रास्ते से गुजर रहे हैं, डेली देख रहे हैं उस होर्डिंग को, कभी रुक कर नहीं ऑब्जर्व किया, अच्छा ये तो इस चीज़ का था, अब पता चला 11th में गया तो कैटलिस्ट, ओके जरूरत यहाँ ले में, हाँ, क्योंकि रिक्वायरमेंट हो गया, राइट। वैसे ही अभी हो सकता है कि हम बहुत सारा फार्मूला पे रुकते हैं, लेकिन मेरा जो हैबिट है उसमें आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि दिस इक्वल टू, क्योंकि यही पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव है कि पूछा हुआ ऐसे है कि एक्सप्रेशन को टाइम, इफ वी आर इंटीग्रेटिंग एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी गेट व्हाट, 99% स्टूडेंट बोल देते हैं लर्निंग जो जिनका बिगनर है, वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, राइट, ठीक है ना। तो सर मुझे तो भी पे आना था, तो अभी आपको डेल्टा भी मिल गया, v माइनस ई इक्वल टू व्हाट, ए, यहाँ तक किसी को समझने में प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं डेल्टा भी, तो v अगर निकालना रहेगा तो बस u को उस तरफ भेज देंगे, राइट। u प्लस ए डी टी, करेक्ट ना। तो आप आंसर से कितना दूर हैं, बस सर एक काम करेंगे, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, करेक्ट। यहां तक आइए, ठीक है एवरीवन। चलिए ये तो आप ही कर लीजिएगा, बस इसी को यहाँ तो भेजना है। अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ये तो जनरल बात था ना, अब यहाँ पे एक स्पेशल केस ले लें इस एक्सप्रेशन के लिए, इफ ए इज कांस्टेंट, मतलब ए हो गया यहाँ तक है, तो अभी यहाँ तक दोनों के लिए वैलिड है, एक्सप्रेशन वेरिएबल है कांस्टेंट मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इफ ए इज कांस्टेंट, अगर क्वेश्चन में दे दिया कि एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, शुरू से ही पता चल रहा है किस फॉर्मेट में काम कर रहा हूँ, कंपोनेंट के फॉर्मेट में काम कर रहे हैं या वेक्टोरियल फॉर्म में काम कर रहे हैं। दिस इज मोर एंड मोर जनरलाइज, ठीक है। अभी कोई एक्स मोशन और वाई मोशन नहीं पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन नहीं है सर, ये तो ज़्यादा जनरलाइज है। इसमें आप एक्स मोशन पढ़ रहे हैं, वाई मोशन, जेड मोशन, या सर ऑल मोशन इसमें है, करेक्ट। इसके अंदर तो वी एक्स, वी वाई, वी जेड तीनों है, करेक्ट ना। इसके अंदर एक्स, ए वाई, ए जेड तीनों है, तो सर ये जो आप पढ़ रहे हैं, दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। इसी को तोड़ तोड़ कर फिर बाद में पढ़ेंगे। तो अगर एक्सप्रेशन कांस्टेंट रहेगा तब ए को क्या बाहर ला सकते हैं, और डी टी का इंटीग्रेशन स्टूडेंट टी स्क्वायर बाई 2, डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, टी डी टी का इंटीग्रेशन था टी स्क्वायर बाई 2, राइट। भाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 सिखाया गया था, ठीक है ना। यू ए और डी टी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट 0 से टी, करेक्ट। तो भी इक्वल टू, इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज लिमिट 0 रहेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेरिवेशन, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेरिवेशन। तो भी इक्वल टू सर यू प्लस ए टी माइनस 0 मतलब टी, राइट। जनरली हम लोग इसी से फैमिली रहे हैं, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी से, राइट। बट यहाँ पे जो टी है वो टी माइनस 0 वाला टी है, करेक्ट ना। अगर यहाँ पे टी इक्वल टू 1 सेकेंड रहता तो टी नजर आता है, टी माइनस 1 नजर आता। यस, अब बताइए दिस फार्मूला, तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा है कि इस तरफ पहुंच रहे हैं, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी की तरफ, राइट। थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट दिखाई पड़ना स्टार्ट हुआ है। दिस फार्मूला इज इट ऑलवेज वैलिड, दिस फार्मूला वैलिड ओनली व्हेन एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट, राइट। दिस फार्मूला ऐसा नहीं कि ऑलवेज इसी को लगा दीजिए, दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन
व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। समझ गए? स्टूडेंट संडे को इसी क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। इस संडे को आपको वेक्टर का असाइनमेंट कवर करने का टाइम देता हूँ, ठीक है? नहीं कीजिए, उसको सर्किल कीजिए। क्या करना है? बस नोट करके रखिए। आरसी जितना भी डाउट है उसका डिस्कशन क्लास चलेगा, ठीक है? अब उसके पीछे का एक मेरा वजह था कि सर आपने एक्सरसाइज बनाने से मना कर दिया, सिर्फ सॉल्व वाला बोले हैं, राइट? तो किसी एक्सरसाइज में भी अचानक से मैं नहीं चाह रहा हूँ कि डबल लोड हो जाए। एक बार लेके चलते हैं उसका वर्कआउट, सेकेंड टाइम उसका एक्सरसाइज करवा लेंगे। अब मैंने इसको आरसी में कम से 5-6 बार बनाया था। मतलब मैं फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ बहुत लिमिटेड बुक, रियलिटी बोल दें कितना बुक फॉलो किए थे। एज ए कोचिंग्स रन करना है भाई, इसलिए मतलब होता नहीं कि मार्केट में एक इंप्रेशन। अगर मुझसे पूछिएगा सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10 बुक बोलिए, मॉर्सन बॉयड, सोलोमन, आईएल फिनार, पीटर साइस रटे हुए हैं, थोड़ा इंप्रेशन बन गया सारे फॉरेन राइटर का। बट इन नहीं, हम लोग मेरे पास सोलोमन्स है भी, बट एक्चुअल फैक्ट ये है कि जो मेरे टीचर पढ़ाए डॉक्टर डीकेसी, तो जो हम लोग बहुत रिसर्च किए हैं भाई। हम लोग का स्कूलिंग था नहीं, इसलिए हम लोग सेल्फ स्टडी बहुत सारा बुक को फॉलो करते थे। बट लास्टली हुआ क्या कि मैं 200 पेज पढ़ रहा हूँ उस बुक का, और सर 10 पेज पढ़ा रहे हैं, सब उसमें आ जा रहा है। क्योंकि मेरे जो ऑर्गेनिक के टीचर डॉक्टर डीकेसी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो बहुत ही प्रकांड विद्वान, मतलब हम लोग के लेवल के लिए थे। तो लास्ट में हम लोग सरेंडर कर दिए कि सर जो पढ़ाएंगे वो मच मोर है। तो मैंने सिर्फ फॉलो किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर का नोट्स। और जो मैं अभी आपको ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ नॉमेनक्लेचर, वो समझिए कि बिल्कुल सर का रिफ्लेक्शन है। तो मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन 10%, 90% ऑल क्रेडिट गोज टू माय गॉड फादर डॉक्टर डीकेसी। तो ऑर्गेनिक में सर का नोट्स, फिजिकल केमिस्ट्री आपको यकीन नहीं होगा, बट फिजिकल केमिस्ट्री में सेल्फ स्टडी किया हूँ। एक एमएससी में बुक चलती है सरमाइनपुरी की, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, वहाँ से थ्योरी, और आरसी मुखर्जी का वर्कआउट 2-3 बार, और प्रॉब्लम बना के थ्योरी डेवलप किया। और आईआईटी, और लास्ट में आईआईटी क्वेश्चन बैंक बोलूँगा। ये होगा फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक उस टाइम पे आती थी एक इनऑर्गेनिक का ओपी अग्रवाल, उसका इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन बहुत अल्टीमेट था। वहाँ से प्योर इनऑर्गेनिक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक जो भी था, और बहुत, बस इतना ही। ये हुआ मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो मतलब कितना लिमिटेड। तो सर व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रॉब्लम? तो जो आप डॉक्टर डीकेसी का जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब लोग लिए होंगे, राइट? उसे 3000 ऑब्जेक्टिव है। तो उस टाइम पे सर उसी को असाइनमेंट बना के देते हैं। जैसे मैं कैसे असाइनमेंट बना के देता हूँ, कैलकुलेटर में जो मैं असाइनमेंट देता हूँ उसी को मैं अपना फॉर्मेट कर दूंगा नीचे, और ऊपर लिख दूंगा भाई इंजीनियर राकेश कुमार, IIT गुवाहाटी बीटेक, राइट? एक बुकलेट का फॉर्म हो जाएगा। तो वो उस टाइम पे हम लोग को ऐसे ही तोड़ के असाइनमेंट देते थे। तो उस टाइम पे कितना हम लोग असाइनमेंट बहुत बनाते थे। तो इतना असाइनमेंट, बस इतना हुआ। फिजिक्स में अख्तर सर का क्लास नोट्स और HCV, और अबाउट 300 or 400 प्रॉब्लम ऑफ इरोडो, ये हुआ। मैथ ऑलवेज पजल मुझे क्रिएट करता था, जबकि मैं मैथ 10 तक बहुत स्ट्रॉन्ग मैथ में था, बट मैथ के लिए मैंने बहुत सिलेक्टेड किया। और इन सब के बाद लास्ट IIT क्वेश्चन बैंक 2 times 3 times, मतलब इतना बार कि मुझे ईयर तक याद हो गया था कि हाँ इस ईयर में ये। और HCV तो इतना बार कि अभी भी कोई बोलेगा अच्छा वर्क एनर्जी में 43 नंबर प्रॉब्लम क्या है, अभी तक मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वैसे रिकॉल नहीं याद, रैंडम बोला हूँ। एक ब्लॉक है वर्क एनर्जी का, जाकर देखिएगा, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। मतलब इतना बार उसको किए कि मतलब क्वेश्चन तक याद आ गया। उसको एक्चुअली याद नहीं, इंटेंशनली नहीं कि याद करना है, और उस क्वेश्चन में क्या HC वर्मा ने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया, वो चीज़ क्लियर हो गया। तो HCB में 3000 प्रॉब्लम है, दोनों वॉल्यूम मिलाकर, मतलब हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट फिजिक्स सिखा रहे हैं। बस इतना ही लिमिटेड बुक, इसलिए करने के लिए बहुत दुनिया भर का बुक नहीं चाहिए, पागलपन है।
भाई एनसीईआरटी तो मैं पहला बार गुवाहाटी में आकर सुना। मैं स्टेट बोर्ड से था, बिहार बोर्ड से। तो उस बिहार बोर्ड में उस टाइम पे 11th और 12th नहीं चलता था, डायरेक्ट 10th के बाद 12th होता था। अब वहाँ पे भी 11th-12th हो गया है। हम लोग टाइम तक 11th-12th नहीं था, ठीक है। तो 11 पास करने का टेंशन ही नहीं होता था। और 12th में दोनों साल का क्वेश्चन आता था, 11 से भी और 12 से भी। आप लोग मैट्रिक का जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले थे उसमें सिर्फ 10th का, हम लोग के टाइम में 9th और 10th दोनों आता था, राइट। और हम लोग के जोन में आईआईटी उस टाइम पे ज़्यादा टफर था। अब तो थोड़ा सा आईआईटी, हालांकि आईआईटी का एडवांस का लेवल कभी भी कम नहीं होगा, वो ऑलवेज अपना लेवल मेंटेन, बट हम लोग टाइम पे और भी ज़्यादा था। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, बट उसी को बार बार करना है। एनीवे, तो ये समझ में आ गया ना कि ये फार्मूला कब काम में आएगा। दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन व्हाट। ये फार्मूला किस फॉर्मेट, ये फार्मूला कंपोनेंट के फॉर्म में है या ए वेक्टोरियल इक्वेशन है? वेक्टर के फॉर्म में है, ए वेक्टोरियल इक्वेशन है, ठीक है, करेक्ट ना। चलिए स्टूडेंट, तो सर भी तक आ गए और हम लोग का रास्ता कौन सा तय करना है? हम लोग का रास्ता तय करना था ए से भी तक आना, राइट। अब भी से आर तक जाना। ए से भी तक आने का रास्ता तो पता चल गया। तो क्या ए से भी तक आने में ए है फाइनल? सर ये तो स्पेशल केस हो गया। अदरवाइज एक तो एक्सेशन वेरिएबल रहेगा, तो हम लोग को किसी और विदाउट टेक आउट द एक्सेशन आउटसाइड द इंटीग्रेशन, हम लोग को एक्सेशन को अंदर में रहकर ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, करेक्ट। चलिए, अब लेट अस सपोज भी तक आ गए। अब भी से जाना है आर पे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपने क्या किया है? यही किया ना, ए डी टी, करेक्ट। कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट? सर ए से भी तक जाने के लिए हम लोग क्या किए? ए डी टी, और ए डी टी करने से क्या मिला था आपको? भी माइनस यू मिला था, राइट। अब नेक्स्ट, अगर भी से आर पे जाना है तो भी के लिए क्या डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं? देन डी आर इक्वल टू भी डी टी, नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सर हम लोग डायमेंशन वाइज भी करेक्ट हैं। भी का यूनिट क्या होता है? देखिए कितना बढ़िया है। भी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, राइट। अब मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, यूनिट क्या बचा? मीटर। और डी आर का यूनिट, आर का या डी आर का क्या यूनिट रहेगा? मीटर। तो मीटर इक्वल टू मीटर होना चाहिए था, नहीं होता तो हम लोग रॉन्ग हो जाते, राइट। तो डी आर इक्वल टू भी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, करेक्ट। कहाँ से कहाँ तक? t इक्वल टू 0 से t तक। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या लेंगे? आर यू नहीं, आर नॉट से आर, करेक्ट। जहाँ पे आर नॉट क्या है? t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है? उसका इनिशियल पोजिशन वेक्टर, राइट। आर नॉट इज व्हाट? इसका, और टी आर किसका? इसका, करेक्ट। और डी आर का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? आर। कहाँ से कहाँ तक? आर नॉट से आर तक, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर व्हाट अबाउट भी को बाहर लाएं या अंदर रखें? तो मेरा आंसर है क्या, अब भी को आप बाहर नहीं ला सकते हैं। वजह, अगर एक्सेशन कांस्टेंट रहेगा तब भी तो वेलोसिटी वेरिएबल रहेगा। लास्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर एक टाइम पे तो कर सकते हैं, अगर एक टाइम भी 0 हो जाता, वो छोड़िए, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी टर्म ये है कि यहाँ जो भी मिलेगा, यहाँ तो जो भी मिलेगा उसी भी को तो यहाँ पे पुट करेंगे। ये जो भी मिला इस भी को यहाँ पे पुट कर देना, जो भी यहाँ पे आम इमली जो भी मिलेगा ये इस भी को यहाँ पे पुट कर देना है। और इस तरीके से वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। If we are integrating velocity with respect to time, then we get what? क्या मिलेगा आप लोग को? डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजिशन वेक्टर, राइट। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में गिव्स आर या चेंज इन आर?
चेंज इन आर, चेंज इन पोजिशन, चेंज इन आर बिटवीन व्हाट, 0 से t का, और चेंज इन आर को पढ़ते क्या है, डिस्प्लेसमेंट, राइट। बट यहाँ तक तो सर मुझे तो निकालना था आर, तो अगर आपको r माइनस आर नोट इक्वल टू ए पता हो गया तो क्या यहाँ से r नहीं निकाल पाएंगे, आर नोट को इधर भेज कर। चलिए, इसका मतलब सर v से r तक अगर आना है, v से r तक आना है तो हम लोग किसका हेल्प लेंगे, अगेन इंटीग्रेशन का, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ से क्या मिलेगा, r माइनस आर नोट, करेक्ट। अब बाद में इसके हेल्प से r इक्वल टू आर नोट को इस तरफ भेज देंगे, एंड देन वी गेट व्हाट, r। इसका मतलब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी या वेलोसिटी से पोजीशन वेक्टर आने के लिए वी आर यूजिंग द मैथमेटिकल टूल दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन, इज इट राइट। तो कौन सा रास्ता ज़्यादा सरल है, इजी है सर, डिफ्रेंशिएशन वाला ज़्यादा आसान था। अगर आर दिया यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता ज़्यादा आसान था, नहीं आर दिया है बस एक बार डिफ्रेंशिएट के भी मिल गया, उसके बाद अगेन उसको आर से भी तक आने, आर से ए तक आने के लिए कोई मुझे इनिशियल कंडीशन का रिक्वायरमेंट ही नहीं, लिमिट लेने का रिक्वायरमेंट ही नहीं, राइट। जस्ट उसको डिफ्रेंशिएट करते चले जाना है। बट ए से भी तक आना और फिर बी से आर, वो थोड़ा सा लेंदी है, राइट। चलिए लिख लीजिए, हो गया ना। यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम, अभी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिया हूँ, सिर्फ अभी थ्योरी समझा रहा हूँ, और थ्योरी भी अभी कंपोनेंट के फॉर्म में सिखा रहे हैं या वेक्टोरियल फॉर्म में, बाद में कंपोनेंट के फॉर्म में आ जाएंगे, डोंट वरी, इस फॉर्म में आने वाले हैं, ठीक है। अभी सिर्फ सीख रहे हैं वेक्टोरियल फॉर्म में। ओके एवरीवन, हो गया ना। देखिए, इफ पार्टिकल starting from with initial velocity पहला क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और सेकेंड फाइंड पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर, राइट। वैसा एक्सप्रेशन जिसमें किसी भी टाइम पे हम लोग आर को निकाल सकते हैं, करेक्ट। यहाँ देखिए एवरीवन, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, ये आपको मैं होमवर्क देकर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन से मैं संडे को स्टार्ट करूँगा, ट्राई कीजिएगा, सही या गलत जो भी है ट्राई करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।